नमस्कार, सभी स्टूडेंट का स्वागत है अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री बाई रामनिवास सोईवाल सर में। हम अध्ययन कर रहे थे सॉलिड स्टेट चैप्टर का और आज अपन इस वीडियो में सॉलिड स्टेट चैप्टर का भाग 13 लेके आए हैं। और आज अपन इस पार्ट में अध्ययन करेंगे अर्धचालकों में विद्युत चालकता। देखो, इससे पहले इससे जस्ट पिछले वाले वीडियो में हमने अध्ययन किया था ठोसों में विद्युतीय गुण का, और उसमें हमने ठोसों को विद्युतीय गुणों के आधार पर 3 भागों में डिवाइड किया था: चालक ठोस, अचालक ठोस और अर्धचालक ठोस। फिर उसी कड़ी में हमने बैंड सिद्धांत के आधार पर चालक ठोस, अचालक ठोस व अर्धचालक ठोस की व्याख्या की थी। और वहाँ पर भी मैंने आपको बताया था कि हम अर्धचालकों को अलग से पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा पार्ट है, या अपन ऐसे कह सकते हैं कि आज का जो हमारा वीडियो है वो अर्धचालकों में विद्युत चालकता के ऊपर आधारित रहेगा। देखो, अर्धचालकों में विद्युत चालकता कह सकते हैं अपन, या अर्धचालकों की विद्युत चालकता, यानी अपन इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि अर्धचालकों की चालकता को कैसे बढ़ाया जा सकता है, उसमें अशुद्धि किस प्रकार मिलाई जाती है और अर्धचालकों के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो देखो, हमने पिछले वीडियो में अर्धचालकों के एग्जाम्पल लिए थे, यानी एग्जाम्पल में हमने लिया था जर्मेनियम व सिलिकॉन, यानी ये अर्धचालकों के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। देखो, जर्मेनियम व सिलिकॉन, इन दोनों की जो संरचना है वो होती है हीरे के समान। अपन कह सकते हैं कि इनकी संरचना हीरे के समान होती है, हीरे के समान क्रिस्टलीय संरचना होती है, हीरे के समान क्रिस्टलीय संरचना होती है। और इस क्रिस्टलीय संरचना में जर्मेनियम व सिलिकॉन का जो परमाणु है वो sp3 संकरित अवस्था में उपस्थित होता है। sp3 संकरित अवस्था होती है और जर्मेनियम व सिलिकॉन चतुसंयोजी परमाणु होते हैं। देखो, इस चतुसंयोजी का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जर्मेनियम व सिलिकॉन 4 सहसंयोजक बंधों का निर्माण करते हैं। संकरण sp3 है, संरचना हीरे के समान क्रिस्टलीय है। अब देखो, चतुसंयोजी है, इसका मतलब क्या हुआ? यानी इनके संयोजी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन हैं और 4 सहसंयोजक बंध बनाएंगे, यानी ये 4 सहसंयोजक बंधों का निर्माण करते हैं एक दूसरे से जुड़कर। अब 4 सहसंयोजक बंध बनाएंगे तो इसका मतलब इनकी संरचना में कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं रहता। अपन कह सकते हैं कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन शेष नहीं रहता। अब देखो, सीधा सा मतलब ये हुआ कि मुक्त इलेक्ट्रॉन शेष नहीं रहता। और यही कारण है कि जर्मेनियम व सिलिकॉन अर्धचालकों की विद्युत चालकताओं का मान कम होता है। एक बार वापस समझना आप, मैंने क्या बताया आपको कि जर्मेनियम व सिलिकॉन अर्धचालकों के उदाहरण हैं। इनकी संरचना हीरे के समान होती है। सिलिकॉन व जर्मेनियम का प्रत्येक परमाणु sp3 संकरित अवस्था में होता है और दोनों ही चतुसंयोजी परमाणु होते हैं, यानी इनके संयोजी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और चारों के चारों इलेक्ट्रॉन 4 सहसंयोजक बंधों का निर्माण करते हैं। यानी इसकी संरचना में, या अपन कह सकते हैं कि इनके पास कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन शेष नहीं रहता। इसी वजह से जर्मेनियम व सिलिकॉन की चालकताओं के मान बहुत ही कम होते हैं। देखो, अगर हम ऊर्जा अंतराल की बात करें कि जर्मेनियम व सिलिकॉन में ऊर्जा अंतराल याद करो, पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था कि एक तो था हमारे पास पूर्ण पूरित बोल दो या पूर्ण भरित बोल दो, पूर्ण भरित बैंड, और इसके ऊपर क्या था? रिक्त बैंड। देखो, एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, इस पूर्ण भरित बैंड को हम संयोजकता बैंड भी कह सकते हैं। क्या कहेंगे?
संयोजकता बैंड, और इस रिक्त बैंड को हम चालन बैंड भी कह सकते हैं। तो देखो, या तो अपन ऐसे कह सकते हैं कि पूर्ण भरित बैंड व रिक्त बैंड के मध्य ऊर्जा अंतर, या अपन ऐसे कह सकते हैं कि संयोजकता बैंड व चालन बैंड, यानी जर्मेनियम व सिलिकॉन में संयोजकता बैंड व चालन बैंड के मध्य जो ऊर्जा अंतराल है, ऊर्जा अंतराल ध्यान से समझेंगे आप, ऊर्जा अंतराल वो होता है 68 व 106 किलो जूल पर मोल। अब देखो, सीधा सा मतलब ये हुआ कि जर्मेनियम में तो ऊर्जा अंतराल होता है 68 किलो जूल पर मोल, और सिलिकॉन में ऊर्जा अंतराल होता है 106 किलो जूल पर मोल, और ये जो मान है ये मान बहुत अधिक है। यानी अपन कह सकते हैं कि जो कमरे का ताप है या सामान्य ताप है, कमरे के ताप पर यह मान बहुत ज़्यादा होता है। अब देखो, मान ज़्यादा है, ऊर्जा अंतराल ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कमरे के ताप पर संयोजकता बैंड से इलेक्ट्रॉनों का गमन चालन बैंड में संभव नहीं होता है। या अपन ऐसे कह सकते हैं कि सामान्य ताप पर पूर्ण भरित बैंड से इलेक्ट्रॉनों का गमन रिक्त बैंड में संभव नहीं हो पाता है। इसकी वजह से जर्मेनियम व सिलिकॉन अर्धचालकों की चालकताओं के मान बहुत ही कम होते हैं। तो देखो, मैंने आपको दो रीज़न बता दिए। एक तो मैंने क्या बताया कि इनकी संरचना में 4 सहसंयोजक जो बंध होते हैं, इनके पास कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन शेष नहीं रहता है, और हमें पता है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो चालकता में योगदान भी कम होगा, यानी विद्युत धारा का प्रवाह भी कम होगा। और दूसरा, हमने यहाँ से देखा अंतराल कि ऊर्जा अंतराल का मान 68 व 106 किलो जूल पर मोल होता है, जो सामान्य ताप पर बहुत अधिक होता है। यानी कमरे के ताप पर जर्मेनियम व सिलिकॉन में पूर्ण भरित बैंड से रिक्त बैंड में इलेक्ट्रॉनों का जो गमन है वो बहुत ही कम होता है, इसीलिए इनकी चालकताओं के मान बहुत कम होते हैं। तो अब देखो, हमें ये पता हो गया है कि इनकी चालकताओं के मान बहुत कम है। यानी अपन ऐसे कह सकते हैं कि सिलिकॉन व जर्मेनियम अर्धचालक दो प्रकार से अर्धचालकों की भांति व्यवहार करते हैं। क्या कह सकते हैं कि सिलिकॉन व जर्मेनियम दो प्रकार से अर्धचालकों की भांति व्यवहार करते हैं। तो अपन यहाँ पर कह सकते हैं कि जर्मेनियम व सिलिकॉन निम्न दो प्रकार से अर्धचालकों की भांति व्यवहार करते हैं। और ये दो प्रकार कौन से हैं? देखो, मैं ले रहा हूँ फर्स्ट, पहला तो है नेज अर्धचालक, और इसी नेज अर्धचालक को कहा जाता है, आगे लिख रहा हूँ मैं कोष्टक में, शुद्ध अर्धचालक। क्या कहेंगे? शुद्ध अर्धचालक, मैंने कोष्टक में लिख दिया है। और दूसरा होगा डोपिंग अर्धचालक। अब देखो, इस डोपिंग अर्धचालक को हम अन्य नामों से भी पुकारते हैं। यानी एक नाम तो हो गया डोपिंग अर्धचालक। पिछले वीडियो में मेरा बताया हुआ आपको कि डोपिंग का क्या मतलब है। यानी अपन अगर किसी जालक में बाहर से कोई अशुद्धि मिलाएंगे तो अशुद्धि मिलाने की जो प्रक्रिया है उसे ही डोपिंग बोलते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं अपमिश्रण। तो एक तो डोपिंग अर्धचालक कहेंगे इसको, एक अपन बोलेंगे इसको बाह्य अर्धचालक। और बाह्य अर्धचालक क्यों कहा? क्योंकि हम बाहर से अशुद्धि मिलाएंगे इसमें बाहर से, तो बाह्य अर्धचालक। तीसरा इसका नाम है अपद्रवी
अपद्रवी, अपद्रवी का मतलब होता है अशुद्धि, अपद्रवी अर्धचालक, अपद्रवी अर्धचालक। अब देखो 3 नाम तो ये हो गई। हमने नेज अर्धचालक को क्या कहा है? शुद्ध, तो ये क्या हो गया? अशुद्ध। यानी मैं यहाँ पे कोष्टक में लिख दूं अशुद्ध अर्धचालक, अशुद्ध अर्धचालक। तो देखो इन नामों को भी आप ध्यान में रखोगे। डोपिंग अर्धचालक, बाह्य अर्धचालक, अपद्रवी अर्धचालक, अपद्रवी अर्धचालक, या अपन कह सकते हैं अशुद्ध अर्धचालक। यानी ये 2 प्रकार हैं। इन 2 प्रकारों की भांति सिलिकॉन व जर्मेनियम अर्धचालकों की भांति व्यवहार करता है। अब अपन पहले बात करते हैं नेज अर्धचालक की। देखो नेज अर्धचालक या शुद्ध अर्धचालक, देखो एक चीज तो क्लियर है कि शुद्ध अर्धचालक है, इसका मतलब हम अशुद्धि तो नहीं मिलाएंगे इसमें, यानी बाहर से अशुद्धि विशुद्धि कुछ नहीं मिलाएंगे। देखो ध्यान से समझना आप, नेज अर्धचालक। अभी हमने क्या देखा कि जर्मेनियम व सिलिकॉन की विद्युत चालकताएं बहुत ही कम होती हैं। इसका मतलब यदि हम इनमें उचित मात्रा में, यानी अपन कह सकते हैं उचित नहीं, पर्याप्त, पर्याप्त मात्रा, एक ही बात है, पर्याप्त बोल दो उचित बोल दो, यानी इनको अगर पर्याप्त मात्रा में तापीय ऊर्जा दे दी जाए, तापीय ऊर्जा दे दी जाए। अब देखो हमने क्या कहा कि जर्मेनियम व सिलिकॉन विद्युत के दुर्बल चालक होते हैं। अब हमें इनकी चालकता बढ़ानी है, तो हम क्या कर रहे हैं? हम इनको केवल और केवल तापीय ऊर्जा दे रहे हैं। अब देखो तापीय ऊर्जा दी तो क्या होगा? हमने अभी देखा है कि जर्मेनियम व सिलिकॉन में 4 सहसंयोजक बंध बनते हैं, कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन होता नहीं है। तो जब तापीय ऊर्जा देंगे तो इनमें होगा तापीय कंपन। क्या होगा? तापीय कंपन। और इन तापीय कंपन की वजह से कुछ सहसंयोजक बंध, कुछ सहसंयोजक बंध टूट जाते हैं। अब बंध टूट गए तो इसका मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन हो गए, या अपन कह सकते हैं कि कुछ इलेक्ट्रॉन मुक्त हो गए। अपन ऐसे कह सकते हैं कुछ इलेक्ट्रॉन मुक्त हो गए। अब देखो कुछ इलेक्ट्रॉन मुक्त हो गए तो इसका मतलब है कि जैसे इसको समझो आप, जैसे मान लो ये इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, ये बंध के द्वारा जुड़े हुए हैं। इनको तापीय ऊर्जा दी तो तापीय कंपन हुआ, तापीय कंपन से ये बंध टूट गया। अब यानी ये इलेक्ट्रॉन मुक्त हो गई, तो अब ये गति करेंगे, यानी ये भी अपने स्थान से जाएगा और ये भी अपने स्थान से जाएगा। तो यहाँ पर यानी जैसे मान लो ये निकल गए यहाँ से, ये यहाँ पे आ गया और ये यहाँ पे आ गया, तो इनके स्थान पे क्या बन गए? छिद्र बन गए। क्या बन गए? छिद्र। यानी हम इनको कहेंगे होल। क्या कहेंगे? होल। ये होल बन गए। तो ओवरऑल अपन क्या कह सकते हैं कि पर्याप्त मात्रा में हमने इनको तापीय ऊर्जा दी तो इनमें तापीय कंपन हुए। तापीय कंपन के फलस्वरूप कुछ सहसंयोजक बंध टूट गए और कुछ इलेक्ट्रॉन मुक्त हो गए। अब क्या होगा? इलेक्ट्रॉनों के मुक्त होने से हम कह सकते हैं कि इनकी जो संरचना है, इनकी संरचना में मुक्त इलेक्ट्रॉन व छिद्र उपलब्ध हो जाते हैं, उपलब्ध हो जाते हैं। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है और छिद्र गति कर रहे हैं, यानी अब इनकी चालकता बढ़ जाएगी। एक चीज़ और ध्यान में रखो अब यहाँ पे कि जो मुक्त इलेक्ट्रॉन और छिद्र हैं इनकी संख्या बराबर होती है। यानी अपन ऐसे कह सकते हैं कि नेज अर्धचालक में, नेज अर्धचालक में आवेश वाहक क्या होंगे? आवेश
वाहक क्या होंगे? मुक्त इलेक्ट्रॉन व छिद्र होते हैं। दूसरी बात अपन ये कह सकते हैं कि नेज अर्धचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन और छिद्रों की संख्या क्या कह सकते हैं? नेज अर्धचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन व छिद्रों की संख्या समान होती है, समान होती है। देखो इस चीज को समझो आप। भाई 2 इलेक्ट्रॉन निकले तो 2 ही छिद्र बनेंगे, 4 निकलेंगे तो 4 क्या बनेंगे? छिद्र। तो अपन कह सकते हैं कि नेज अर्धचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी है, मुक्त इलेक्ट्रॉन व छिद्रों की संख्या समान होती है। फिर हमने क्या कहा कि नेज अर्धचालक में आवेश वाहक क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन व छिद्र होते हैं। तो ये हमने नेज अर्धचालक देखा है, हमने इसकी चालकता को बढ़ाया है। देखो चालकता को बढ़ाया लेकिन इतनी चालकता नहीं बढ़ पाती इसमें, इसीलिए हम कह सकते हैं कि नेज अर्धचालकों का उपयोग बहुत ही कम किया जाता है। तो अब हम लेते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट आएगा हमारा डोपिंग अर्धचालक, जिसको हमने बाह्य अर्धचालक कहा था, अपद्रव्य अर्धचालक कहा था और अशुद्ध अर्धचालक कहा था। इंपॉर्टेंट है, दूसरा जो पार्ट है वो इंपॉर्टेंट है। तो ले रहा हूं मैं इसका दूसरा पार्ट, डोपिंग अर्धचालक। डोपिंग अर्धचालक या कह सकते हैं इसको अशुद्ध अर्धचालक। अशुद्ध अर्धचालक। अब देखो समझना आप इसको, इंपॉर्टेंट है। पहले करो मैं आपको स्टार लगा लेना। हम क्या कह सकते हैं इसमें? एक चीज़ तो साफ साफ स्पष्ट हो रही है कि अशुद्ध यानी बाहर से कुछ अशुद्धि मिलाएंगे। डोपिंग मिलाने की जो प्रक्रिया है उसको डोपिंग बोलते हैं। तो इस आधार पर हम इनको डोपिंग, अपद्रव्य अशुद्धि को ही अपद्रव्य बोलते हैं, और बाहर से मिला रहे हैं अशुद्धि तो बाह्य अर्धचालक भी इनको कहा जाता है। देखो अभी हमने नेज पढ़ा है, नेज अर्धचालक की चालकता बहुत कम होती है। अब हमें इनकी चालकता बढ़ानी है तो हम क्या कह सकते हैं कि हम इनमें उचित मात्रा में बाहर से कोई अशुद्धि मिलाते हैं। बाहर से कोई अशुद्धि मिलाते हैं। देखो अशुद्धि मिलाएंगे तो क्या होगा? मुक्त इलेक्ट्रॉन अथवा छिद्र उपलब्ध हो जाते हैं। छिद्र उपलब्ध हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनकी चालकता का मान बढ़ जाता है। अब देखो हमने उचित मात्रा में बाहर से कोई अशुद्धि मिलाई। अशुद्धि मिलाने से क्या हुआ? क्रिस्टल जालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन अथवा छिद्र उपलब्ध हो जाते हैं, जिनकी वजह से इनकी चालकता का मान बढ़ जाता है। अब देखो अब आ रही इंपॉर्टेंट चीज़, हमने अशुद्धि मिलाई। अब ये अशुद्धियाँ कितनी प्रकार की होती हैं? तो ये अशुद्धियाँ होती हैं 2 प्रकार की, और उन्हीं 2 प्रकार की अशुद्धियों से हम कह सकते हैं 2 प्रकार के अशुद्ध अर्धचालक, या अपन कह सकते हैं 2 प्रकार के अपद्रव्य अर्धचालक बनते हैं। तो देखो हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि ये अशुद्धियाँ निम्न 2 प्रकार की होती हैं। इस चीज़ को भी आप ध्यान से कंसंट्रेट होके समझेंगे।
हम कह सकते हैं कि ये अशुद्धियाँ निम्न दो प्रकार की होती हैं, निम्न दो प्रकार की होती हैं, और इनको मैं दे रहा हूं नाम AB। देखो एक तो होगी, मैं कह सकता हूं इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धियां, इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धियां, और B पार्ट होती हैं इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धियां। देखो इलेक्ट्रॉन धनी यानी उनके पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता रहेगी, यानी वो इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, तो इनको दाता भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉन दाता अशुद्धियां। और इनके पास क्या इलेक्ट्रॉनों की कमी, यानी ये इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता रखते हैं, तो इनको ग्राही भी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्राही अशुद्धियां। अब देखो बाहर से जो अशुद्धियाँ मिला रहे हैं, उन अशुद्धियों के दो प्रकार हैं, इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धियाँ, इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धियाँ, और इन्हीं के आधार पर ये अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं। अब देखो इनको पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, यहाँ पे इस चीज़ को आप या तो मेरे साथ साथ नोट ही कर लो, ठीक है ना। देखो एक तो होता है हमारा 13वां समूह है, एक होता है 14वां समूह है, एक होता है 15वां। वर्ग भी कह सकते हैं, समूह भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 13वें में तो क्या आते हैं, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम। 14वें में क्या आते हैं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसएन और पीबी यानी लेड। और इसमें क्या आते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एसबी और बिस्मिथ। अब देखो हमारे जो अर्धचालक हैं, एक तो हम सिलिकॉन की बात कर रहे हैं और एक बात कर रहे हैं जर्मेनियम की। तो अब आपके माइंड में एक बात आ जानी चाहिए कि सिलिकॉन और जर्मेनियम 14वें समूह के तत्व हैं, इनकी संयोजकता 4 होती है, यानी इनके संयोजी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका मतलब ये 4 सहसंयोजी बंधों का निर्माण करते हैं, सीधा सा मतलब यही है, 4 सहसंयोजी बंध। 13वें समूह की बात करूं तो इसमें बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम, यानी इनके संयोजी कोष में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी ये 3 सिग्मा बंधों का निर्माण करते हैं। अब इसमें आओ 15वें समूह में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एसबी और बिस्मिथ ये आते हैं, यानी इनके संयोजी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी ये 5 सहसंयोजी बंधों का निर्माण कर सकते हैं। अब देखो यानी इस 15वें समूह की अशुद्धि है, अगर इसको मैं इसमें मिलाऊं, यानी अपन कह सकते हैं कि 15वें समूह के तत्वों की अशुद्धि 14वें समूह में मिलाने पर, 14वें समूह में मिलाने पर, तो ये जो अशुद्धि है इस अशुद्धि को बोलेंगे, देखो इनके पास 4 इलेक्ट्रॉन, इनके पास 5, तो इस अशुद्धि को तो बोलेंगे हम इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि। एक बार मोटे मोटे तौर पर मैं आपको समझा रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन धनी। क्यों भाई, क्योंकि इनकी तुलना में इनके पास 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, और यदि मैं 13वें समूह के तत्वों की अशुद्धि मिलाता हूँ इसमें, तो इस अशुद्धि को मैं कहूँगा इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धि। क्या कहूँगा, इलेक्ट्रॉन न्यून। क्यों कहा, क्योंकि इनकी तुलना में इनके पास 1 इलेक्ट्रॉन कम है, 3 इलेक्ट्रॉन ही है। तो अब आपके माइंड में एक खाका बन गया कि यदि 13वें समूह के तत्वों की अशुद्धि मिलाएंगे तो उसको तो बोलेंगे इलेक्ट्रॉन न्यून, और यदि 15वें समूह के तत्वों की अशुद्धि मिलाएंगे तो उसे बोलेंगे इलेक्ट्रॉन धनी। मिलाएंगे किसमें, 14वें समूह के तत्व है सिलिकॉन और जर्मेनियम में, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखोगे। अब देखो, अब बात करता हूँ पहले मैं इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धियों की।
इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धियों की। देखो क्या कह सकता हूँ मैं ऐसे कह सकता हूँ। अब हम कोई भी एक एग्जांपल ले लेंगे, जैसे जर्मेनियम या सिलिकॉन। जैसे मैं सिलिकॉन की बात करूँ, यानी मैं सिलिकॉन में अशुद्धियाँ मिलाऊंगा, ठीक ना, और पहले मिला रहा हूँ मैं इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धियाँ। यानी अब आपके माइंड में एक चीज़ आ गई, यानी अब मैं 15वां जो समूह है उसके तत्वों की अशुद्धि मिलाऊंगा। जैसे मान लो मैंने मिला दी फॉस्फोरस तत्व की अशुद्धि। अभी हमने देखा है फॉस्फोरस 15वें वर्ग का या 15वें समूह का तत्व है। तो देखो पहले मैं सिलिकॉन का जालक दिखा रहा हूँ, ध्यान से आप देखेंगे ये सिलिकॉन का जालक, केवल और केवल मैं सिलिकॉन का जालक दिखा रहा हूँ यहाँ पे। और हमें ये पता है कि सिलिकॉन एक चतुसंयोजी परमाणु है, यानी इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन हैं। अब देखो, अब दिखा रहा हूँ मैं इसके इलेक्ट्रॉन, एक तो ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। ऐसी स्थिति इसकी है, एक ये रहा, एक ये रहा और ये, यानी प्रत्येक सिलिकॉन परमाणु के पास 4 इलेक्ट्रॉन उपलब्ध हैं। तो मैं चारों इलेक्ट्रॉन दिखा रहा हूँ, ध्यान से आप मेरे साथ साथ देखते जाएंगे। इसके पास भी 4 हैं, 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 इसके पास भी 4 हैं और इसके पास भी 4 हैं। यानी अपन कह सकते हैं प्रत्येक सिलिकॉन परमाणु के पास 4 इलेक्ट्रॉन उपलब्ध हैं और 4 सिग्मा बंधों के निर्माण करेंगे। यानी प्रत्येक सिलिकॉन का परमाणु 4 सिग्मा बंधों का निर्माण करता है। ये देखो मैंने इलेक्ट्रॉन दिखा दिए और अब मैं बॉन्डिंग दिखा रहा हूँ इनमें। प्रत्येक सिलिकॉन का परमाणु 4 सिग्मा बंधों का निर्माण करता है। देखो एक इधर, अरे भाई सिलिकॉन का परमाणु होगा, इधर भी एक, इधर होगा, तो ये लो एक इधर, ऐसे ही ये, ऐसे ही ये, इधर ये, इधर इसके साथ, इधर नीचे, इधर इसके साथ, इधर इसके साथ, इधर नीचे, इधर इसके साथ, ऐसे ही इधर इसके साथ, इधर इसके साथ, इधर इसके साथ, इधर ऊपर की तरफ। अब देख सकते हो आप प्रत्येक सिलिकॉन का परमाणु 4 सिग्मा बंधों का निर्माण कर रहा है। अभी तक अशुद्धि नहीं मिलाई हमें। अब देखो क्या करते हैं, अशुद्धि जो मिलाएंगे उस विधि को तो अपन क्या बोलेंगे, डोपिंग। इसीलिए इनका नाम डोपिंग रखा गया है, या हिंदी में कहे तो अपमिश्रण। अब जब द्रव्य अवस्था में सिलिकॉन को लेंगे अपन, या अपन ऐसे कह सकते हैं कि जब द्रवित सिलिकॉन में 15वें समूह के तत्व की अशुद्धि मिलाकर, जैसे मान लो मैं फॉस्फोरस ले रहा हूँ, यहाँ पे 15वें समूह का तत्व क्या ले रहा हूँ, फॉस्फोरस, तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि जब द्रवित सिलिकॉन में फॉस्फोरस को मिलाकर ठंडा किया जाता है तो सिलिकॉन के कुछ परमाणुओं के स्थान पर फॉस्फोरस के परमाणु आ जाते हैं।
अब जैसे मान लो मैं एक सिलिकॉन को हटा रहा हूँ, जैसे मान लो ये है, जब हमने द्रवित सिलिकॉन में फॉस्फोरस को मिलाकर ठंडा किया तो हमें सिलिकॉन के कुछ परमाणुओं के स्थान पर फॉस्फोरस के परमाणु दिखाई देते हैं, यानी फॉस्फोरस के परमाणु आ जाते हैं। अब देखो अभी हमने क्या कहा कि इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है। अब देखो 4 तो बंद बना रहा है, यानी 4 सिलिकॉन परमाणुओं के साथ बंद बना रहा है, लेकिन एक जो इलेक्ट्रॉन है ये इसके पास मुक्त रहता है, यानी मैं इसको दिखा सकता हूँ मुक्त इलेक्ट्रॉन। और ये जो परमाणु है इसको मैं कह सकता हूँ अशुद्धि परमाणु या अशुद्धि तत्व, एक ही बात है, अशुद्धि परमाणु, यानी हमने अशुद्धि के रूप में फॉस्फोरस के परमाणु को इसमें मिलाया। अब देखो ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, यानी ये मुक्त इलेक्ट्रॉन अब इस जालक में गति करेगा और इसी की वजह से इसकी चालकता बढ़ जाती है, या अपन कह सकते हैं कि इसकी वजह से इस सिलिकॉन जालक की चालकता होती है। अब देखो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऋणात्मक आवेश होता है, यानी अपन कह सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इसमें चालकता आई, इसीलिए ये जो अर्धचालक हमें प्राप्त हुआ है इसको बोलते हैं एन प्रकार का अर्धचालक। याद रखोगे आप, एन प्रकार का अर्धचालक। एन का मतलब नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर उपस्थित है, ये इलेक्ट्रॉन इस जालक में गति कर रहा है। तो देखो ओवरऑल अपन ऐसे कह सकते हैं अब कि जो इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धियां हैं उनसे किस प्रकार का अर्धचालक प्राप्त होता है, तो अपन क्या कहेंगे एन प्रकार का अर्धचालक। या फिर यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा कि सिलिकॉन से एन प्रकार का अर्धचालक कैसे बनाया जाता है, तो क्या कहेंगे कि सिलिकॉन में 15वें समूह के तत्व की अशुद्धि मिलाने पर हमें एन प्रकार का अर्धचालक प्राप्त होता है। तो ये हमने इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धियाँ देख ली हैं। एक बार वापस से मैं आपको रिपीट करवा दूँ, जब द्रवित सिलिकॉन में फॉस्फोरस को मिलाकर ठंडा किया जाता है तो सिलिकॉन के कुछ परमाणुओं के स्थान पर फॉस्फोरस के परमाणु आ जाते हैं। फॉस्फोरस का परमाणु पंच संयोजी होता है, यानी इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनमें से 4 इलेक्ट्रॉन तो 4 सिलिकॉन परमाणुओं से सहसंयोजक बंधों का निर्माण कर लेते हैं तथा इसके पास एक मुक्त इलेक्ट्रॉन शेष रहता है, और इस मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से इनमें चालकता का गुण आ जाता है, और मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से चालकता का गुण आ रहा है। हमें पता है कि इस इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, इसीलिए इस अर्धचालक को एन प्रकार का अर्धचालक कहते हैं। तो ये हमारा एन प्रकार का अर्धचालक हुआ, या अपन ऐसे कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धियाँ थी। अब देखो, अब ले रहा हूँ मैं बी पार्ट, समझना आप ध्यान से बी पार्ट को भी। बी पार्ट में मैं ले लूँ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धियाँ, क्या कह सकते हैं बी पार्ट, इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धियाँ, या हम कह सकते हैं गहराई अशुद्धियाँ, एक ही बात है। अब देखो अभी मैंने आपको जस्ट बताया था कि इलेक्ट्रॉन न्यून, यानी अब जो अशुद्धि आएगी वो आएगी 13वें समूह के तत्वों की। जैसे अपन बोरोन ले सकते हैं, इंडियन ले सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लूँगा बोरोन। तो देखो ये सिलिकॉन का क्रिस्टल जालक है, द्रवित सिलिकॉन लेंगे और अब की बार मैं इसमें क्या मिलाऊंगा 13वें समूह के तत्व की अशुद्धि। ये लो, मैं इसको हटा रहा हूँ। मैंने सिलिकॉन का एग्जाम्पल लिया है, हम जर्मेनियम का भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो
ये लो बोरोन का परमाणु। अब देखो आप समझना आप ध्यान से, मैंने अभी बताया आपको कि बोरोन के पास, बोरोन के संयोजी कोष में 3 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। देखो एक तो ये रहा, ये इलेक्ट्रॉन इस सिलिकॉन के साथ क्या बना लिया, सहसंयोजी बंध। ये इलेक्ट्रॉन इस सिलिकॉन के साथ क्या बना लिया, सहसंयोजी बंध। और ये इलेक्ट्रॉन इस सिलिकॉन के साथ क्या बना लिया। अब यानी अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, यानी इस इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से यहाँ पे एक छिद्र का निर्माण हो जाता है। और ये मैं छिद्र रेड पेन से दिखा रहा हूँ। छिद्र कह सकते हैं या होल कह सकते हैं, यानी मैं इसको बोल दूँ छिद्र या होल। और ये जो परमाणु मिला है इसको मैं बोल दूँ अशुद्धि तत्व बोल दो या अशुद्धि परमाणु बोल दो। अब देखो क्या होगा इसमें, इस होल में निकट के इलेक्ट्रॉन आएंगे, निकट के इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब जहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा वहाँ पे क्या बन जाएगा, होल बन जाएगा। जैसे मान लो ये इलेक्ट्रॉन इधर गया, इलेक्ट्रॉन इधर आया, तो यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन आ गया, लेकिन अब होल कहाँ पे बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा। इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की जो दिशा है उसके विपरीत दिशा में होल गति करते हैं। इलेक्ट्रॉनों की दिशा के विपरीत दिशा में ये छिद्र गति करते हैं और इस छिद्र को बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन होल। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन की वजह से, इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से बना है। यानी हम कह सकते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी है, यानी हम इसको बोलते हैं धनात्मक छिद्र, यानी अपन इसको बोलते हैं पॉजिटिव होल। अब देखो पॉजिटिव होल बना, इलेक्ट्रॉनों की गति हुई, यानी अपन कह सकते हैं कि चालकता में मेन योगदान इस होल का है। और होल का मतलब धनात्मक छिद्र यानी पॉजिटिव होल। और यहाँ से हमने इसका ले लिया P, और इसीलिए हम इसको बोलते हैं P प्रकार का अर्धचालक या P प्रकार का अपद्रवी अर्धचालक। तो ओवरऑल अपन क्या कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धियाँ हैं उनसे हमें N प्रकार का अर्धचालक प्राप्त होता है। एक बार मैं सारी बात को दोबारा से रिवाइज करवा रहा हूँ। जब द्रवित सिलिकॉन में फॉस्फोरस परमाणु की अशुद्धि मिलाकर, बोरोन परमाणु की अशुद्धि, देखो बोरोन बोल सकते हैं या ऐसे कह सकते हैं कि 13वें समूह के तत्वों की अशुद्धि। तो मैं यहाँ पे मैंने बोरोन लिया है, तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि जब द्रवित सिलिकॉन में बोरोन परमाणु की अशुद्धि मिलाकर ठंडा किया जाता है तो सिलिकॉन के कुछ परमाणुओं के स्थान पर बोरोन के परमाणु आ जाते हैं और इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, या अपन ऐसे कह सकते हैं कि यह त्रिसंयोजी परमाणु है जिसके 3 इलेक्ट्रॉन तो 3 सिलिकॉन परमाणुओं से सहसंयोजी बंधों का निर्माण कर लेते हैं और एक इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से उस बोरोन परमाणु पर एक धनात्मक छिद्र उत्पन्न हो जाता है, पॉजिटिव होल। और इस धनात्मक छिद्र में निकट के इलेक्ट्रॉन अपना स्थान ग्रहण करते हैं और पीछे नए छिद्रों का निर्माण करते हैं। यानी अपन कह सकते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की गति की विपरीत दिशा में छिद्रों की गति होती है और इस पॉजिटिव होल की वजह से इस प्रकार के अर्धचालक को हमने क्या कहा, पी प्रकार का अर्धचालक। यानी अपन इसके नीचे लिख सकते हैं कि पी प्रकार का अर्धचालक, क्या लिख सकते हैं, पी प्रकार का अर्धचालक। और वो जो पहले वाला डायग्राम था उसके नीचे हम लिख सकते हैं एन प्रकार का अर्धचालक। देखो दोनों डायग्राम अलग अलग हैं, आप अलग अलग बनाओगे, उसको बनाओगे आप एन प्रकार, वहाँ पे हमने क्या दिखाया था, फॉस्फोरस, और ये है पी प्रकार, यानी यहाँ पे हमने दिखाया है बोरोन का परमाणु। तो देखो आज की क्लास में हमने अर्धचालकों में विद्युत चालकता का अध्ययन किया कि इनकी विद्युत चालकता को कैसे बढ़ाया जाता है,
किस प्रकार की अशुद्धियाँ मिलाई जाती हैं, उसके आधार पर हमें 2 प्रकार के अर्धचालक प्राप्त होते हैं। एक तो N प्रकार का अर्धचालक और एक P प्रकार का अर्धचालक। तो आज की क्लास हमारी स्पेशल अर्धचालकों में विद्युत चालकता के ऊपर आधारित थी। तो अगला जो हमारा पार्ट होगा उसमें हम अर्धचालकों के जो उपयोग हैं उनकी चर्चा करेंगे और जो ठोसों में चुंबकीय गुण होते हैं हम उनकी भी चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास हमारी इतनी रहेगी। ओके, धन्यवाद।